वेलकम टू आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम साइकोलॉजी के सिलेबस का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि सीएसएस का बेसिकली सिलेबस क्या है साइकोलॉजी का और कौन कौन से एरियाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर पास पेपर के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज़ें जो बार बार पूछी गई हैं और कौन सी जो है अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं कि अच्छा इनमें से चीज़ें ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। सो हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सीएसएस का बेसिकली साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि 200 मार्क्स का ये पहले सब्जेक्ट हुआ करता था, बट ये अब 100 मार्क्स का हो गया, लेकिन सिलेबस इसका वही है जो 200 मार्क्स वाला है। बट यू डोंट नीड टू वरी कि इसको सिलेबस को इतने सारे को कवर कैसे करेंगे। ये सुन के आपको लगेगा अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इसको जिस तरीके से कवर करेंगे ये आपको बड़ा इन्जॉय करेंगे आप तमाम लेक्चर्स में, बड़ा मज़े से हम इसके लेक्चर्स कवर करेंगे। एंड मैं फिर कहूँगी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट के इसमें अच्छा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप इसका एक ना बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आप बाकी सब्जेक्ट को देखें तो उसमें एक कोई सेक्शन लिखा हुआ है ना, तो उस सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आप अगर एक सेक्शन देख रहे हैं ना साइकोलॉजी का, उसका मतलब है कि साइकोलॉजी का वो एक क्वेश्चन है, आपने उस सेक्शन को एक क्वेश्चन के तौर पर जो है वो प्रिपेयर करना है और उसको डिफरेंट एंगल से आपने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए नेचर की, जो है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी नेचर, उसका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा उस सब्जेक्ट की नेचर एंड स्कोप है क्या, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये पास पेपर्स में पूछ भी लिया जाता है। देन इसमें आपको मिलेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं साइकोलॉजी के। अगर पर्सपेक्टिव का वर्ड यूज़ हो जाए, अगर थेरीज़ का वर्ड यूज़ हो जाए, स्कूल ऑफ थॉट्स का वर्ड यूज़ हो जाए, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। दे आर ऑल द सेम थिंग्स, वही चीज़ें आपने लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या वर्ड चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। अब रिसेंट ट्रेंड्स भी इसमें पूछे जा सकते हैं कि अच्छा, और वो भी पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से। तो ये पहला सेक्शन है। नेक्स्ट अगर आप सेक्शन देखें तो दैट इज़ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में आपने क्या चीज़ देखनी है, बायोलॉजी हमारी क्या कहती है बिहेवियर के बारे में, जिसमें आपकी कौन सी बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन आपके इसमें नर्वस सिस्टम में आपकी न्यूरॉन्स आ जाती हैं। अच्छा, न्यूरॉन के फंक्शंस क्या हैं। फिर नर्वस सिस्टम को अगर आप उसकी सब डिवीज़न देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS भी कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS भी कहते हैं। देन एंडोक्राइन सिस्टम, और ये वाला जो हमारा एरिया है ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमने लाजमी कवर करना है। इसी तरह पिछले में जिस तरह स्कूल ऑफ थॉट्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको एक बार सिलेबस हम गो थ्रू कर लें, फिर मैं अलग से आपको बताऊंगी अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब इसमें एक सेंसेशन का एरिया है, एक परसेप्शन का एरिया। इसमें अब आपको सारा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें सेंसेशन की डेफिनेशन, अच्छा सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, फिर गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये क्यूज़, इल्यूजन्स, एक्स्ट्रा सेंसिव परसेप्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन, इनके आपको ये अलग अलग आप पढ़ के परेशान ना हो जाएं कि क्या क्या नाम लिखे हैं जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है। बेसिकली ये एक सेंसेशन में आपके जो 5 सेंसेस आपने सिर्फ वो पढ़नी है। परसेप्शन के ये सारे जो हैं क्यूज़ एंड ऑल दैट, आपके गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल और ये चीज़ें हैं, ये बेसिकली एक क्वेश्चन हो जाता है, एक सेंसेशन का क्वेश्चन, एक परसेप्शन का, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको डिटेल बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपका टॉपिक आ जाता है लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी में जो लर्निंग में टाइप्स ऑफ लर्निंग है, जैसे क्लासिकल लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें आपके पास डिस्क्रिमिनेशन, पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं जो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊँगी अच्छा इन एरियाज़ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन एंड इमोशन में मोटिवेशन की थेरीज आप पढ़ेंगे। अच्छा, होम्योस्टेसिस क्या है, को मोटिवेशन को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो
वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कौन कौन से मोटिव्स होते हैं मोटिवेशन में, कुछ बायोजेनिक, सोशल मोटिव। बायोजेनिक आपके बायो से वर्ड जैसे निकला है, ठीक है ना, आपके बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, कुछ सोशल मोटिव जो आपको सोसाइटी की तरफ से एक मोटिवेशन मिलती है, वो मोटिव्स होते हैं। फिर आपके इसमें अच्छा ह्यूमन मोटिवेशन को मेजर कैसे करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन थेरीज़ हैं इमोशंस की, इसी तरह मोटिवेशन की थेरीज़ हैं, इमोशन की थेरीज़ हैं। तो ये वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप पास पेपर देखें तो रिपीटेडली इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन 2020 के एग्ज़ाम में ऐसे लग रहा था कि जैसे इस ही टॉपिक के गिर्द उसने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, और इसमें भी आपको ये पूरा एरिया कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं विल डिस्कस दोस थिंग्स। देन आपके आ जाता है नेक्स्ट जो इस सिलेबस में है, पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी में आपको कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, अच्छा पर्सनालिटी बनती कैसे है, कौन से फैक्टर्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट, कौन सी थेरीज़ हैं, ये चीज़ें हमने बेसिकली इसमें पढ़नी है। अच्छा, डिफरेंट कल्चर्स में पर्सनालिटी, डिफरेंट कल्चर्स का कोई रोल है, सोसाइटी का कोई रोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। और पर्सनालिटी के हवाले से अगर आपने साइकोलॉजी की थेरीज़ को बहुत डिटेल में किया हुआ है तो आपके लिए पर्सनालिटी को पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। देन जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में चीज़ आती है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में भी वही चीज़ें हैं कि अच्छा थेरीज़ क्या है इंटेलिजेंस की, कौन से इसकी असेसमेंट किस तरह होती है, इंटेलिजेंस की अच्छा टाइप्स कैसी हैं, जैसे EQ, IQ, और इसके अलावा भी हम थोड़ा सा ये इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड दैट इज़ इमोशनल क्वोशंट, इसके अलावा हम सोशल इंटेलिजेंस जो है वो भी पढ़ेंगे। देन असेसिंग इंटेलिजेंस में जो कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, अच्छा कैसे पता चलता है कि इंटेलिजेंस को किस तरह से मैयर किया जाए। नेक्स्ट आप देखें सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स, आपका ये टॉपिक आता है। दैट इज़ बेसिकली ये आपकी सोशल साइकोलॉजी है, ठीक है, जिसमें आप सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को देखेंगे, इंडिविजुअल पर उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। दूसरा आप ग्रुप के डायनामिक्स, अब ग्रुप यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो आपका ग्रुप है, उसमें भी आपको डिफरेंट ग्रुप्स, इन ग्रुप होता है, एक आउट ग्रुप होता है, ये सब चीज़ें हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपके ये तमाम चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। मैंने ऑलमोस्ट 21 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस किया है जो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो देखेंगे तो आप उन्हीं एरियाज़ को सिर्फ कवर कर लें तो आप 7 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको 7 के 7 क्वेश्चंस आते होंगे और आप वहाँ पर ये चूज़ ही नहीं कर पा रहे होंगे कि अच्छा मुझे कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब मैं ये बात फिर रिपीट कर दूं कि अब एक एक एरिया, जैसे सोशल साइकोलॉजी आ गया, जैसे इंटेलिजेंस आ गया, पर्सनालिटी आ गया, अच्छा सेंसेशन परसेप्शन, ये बेसिकली एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आपने ये नहीं देखना कि अच्छा इस एरिया में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो वो आप एक क्वेश्चन के लिहाज से उसको अगर कवर कर लेंगे तो दैट वुड बी फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसमें हम बेसिकली डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। फिर मैंने उसमें बताया भी था कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 21 सालों में पूछे गए हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनकी डिफरेंट असेसमेंट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि आपने कुछ कॉजेज़ क्या है एबनॉर्मैलिटी की, फिर असेसमेंट कैसे करते हैं, इंटरवेंशन मींस के मैनेजमेंट कैसे होगी उस डिसऑर्डर की। डिफरेंट डिसऑर्डर में अब इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन कौन से, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब देखें उसने यहाँ पर डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स लिख दिया है। बेसिकली ये डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स क्या है, ये आपके इंटरवेंशन का पार्ट है, ठीक है, वो अलग अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लीडरशिप स्टाइल्स, और फिर आपके उसमें डिसीजन मेकिंग, अच्छा वर्क मोटिवेशन, जॉब रिलेटेड चीज़ें,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होता है, वहाँ पर सोशलाइजेशन कैसे की जाती है। अच्छा, वहाँ पर कोई हैरेसमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो तो नहीं है, कोई ग्लास सीलिंग जिसने जो जेंडर स्टडी ऑप्ट करता है, मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि साइकोलॉजी और जेंडर स्टडी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उसमें हैरेसमेंट आपने जेंडर में पढ़ा होता है, आपने ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। अब इसमें और दूसरा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन आपका है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में भी आपको सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो मैं आपको साथ साथ भी बताती जाऊँगी और इस वीडियो में भी बताऊँगी कि अच्छा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस, और हमने इसमें स्ट्रेस के डिफरेंट मॉडल्स, उसकी असेसमेंट, अच्छा किस तरह से स्ट्रेस, कहाँ जॉब रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है, आपका डेली लाइफ का स्ट्रेस भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर CSS की प्रिपरेशन में आपको स्ट्रेस बहुत फेस करना पड़ता है, तो वो आप ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे तो आपको वो CSS की प्रिपरेशन में भी हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। और ये अब आप देखें, फोरेंसिक साइकोलॉजी वाला एरिया जो है वो क्रिमिनोलॉजी के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, जिसमें अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपका क्रिमिनोलॉजी में सेक्शन 3 में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो आपका वो भी कवर हो जाता है, सेक्शन 3 ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और उसके बाद सेक्शन जो 2 है वहाँ पर आप जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पढ़ते हैं, तो आप ये देखें वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। और ये दो ही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम सिलेबस एनालिसिस की बात करें। अच्छा, पास्ट 20 to 21 ईयर्स का जो है मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया हुआ है, वो बेसिकली हम करते हैं कि अच्छा कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे नंबर 1 पे नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, हम एक एरिया, अब उसमें से हमने चीज़ें करनी क्या हैं। उसमें आपने डेफिनेशन, जो ये मैं आपको पहले बता दूं, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी एज अ साइंस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, इसके अलावा हमने कोई चीज़ नहीं करनी। और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, फिर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि स्कूल्स की जगह, स्कूल ऑफ थॉट्स की जगह जो है वो कुछ पैराडाइम्स का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, पैराडाइम्स, ठीक है, डिफरेंट थियरीज क्या हैं साइकोलॉजी की, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम चीज़ें ही बेसिकली पूछी जा रही हैं। ये हम करेंगे। फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यहाँ पर स्कूल्स ऑफ थॉट्स इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगानी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, देन आपका यहाँ पर नर्वस सिस्टम, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम डिटेल में और बड़े मज़ेदार अंदाज में इसको पढ़ेंगे कि आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर आपको प्रिपेयर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ और प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में आपके हार्मोन्स वर्क करते हैं। अच्छा, उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, इसका भी आप सिर्फ लेक्चर सुन लेंगे और आप 2-3 बार लेक्चर को सुन लें तो आपको ये टॉपिक यहीं पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड जो टॉपिक है दैट इज सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब सेंसेशन में जो है हमने 5 सेंसेस पढ़ने हैं, और 5 सेंसेस में अब भी मैंने पास पेपर जितने देखे हैं वो 5 के 5 सेंसेस नहीं आते। उसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हैं सेंसेशन में वो आपके ह्यूमन ईयर एंड आई, ये दो चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सेंसेशन में, इन पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। लास्ट 21 ईयर्स के पेपर अगर आप देखें तो इनसे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई। फिर आप देखें कि ये नेक्स्ट है आपका परसेप्शन। अब ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन में इसमें गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, ये बार बार चीज़ें, और डिटर्मिनेंट्स, ये चीज़ें बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, और ये भी इंशाल्लाह आप लेक्चर में ही याद कर लेंगे और आपको दोबारा इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग एंड मेमोरी की। इसमें भी अब आप देखें, आपने पहले सिलेबस में देखा तो कितनी सारी चीज़ें लर्निंग की थी। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ें करनी है, एक चीज़ जो है वो आपने इन दोनों की हमने थेरीज भी करनी है, जो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन आप ये ऐड कर लीजिएगा। फिर डेफिनेशन, ऑब्वियसली डेफिनेशन तो आपने हर चीज़ की करनी है, लर्निंग है, मेमोरी है, सेंसेशन है, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एवरीथिंग, सब की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। फिर इसमें लर्निंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लासिकल कंडीशनिंग,
दैट इज़ बेसिकली कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, इसके अलावा आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन मोटिवेशन एंड इमोशन, इसमें भी आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की डेफिनेशंस तो आपने करनी ही है, वो तो आपने लाजमी करनी होती है। देन थेरीज़, और थेरीज़ में मैंने पास पेपर में देखा है तो मेज़लो की थेरी जो है ना वो बार बार पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशंस की जो दोनों की थेरीज आपने वो तो करनी है, राइट। आगे हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कि कौन कौन से असेसमेंट टूल्स होते हैं, अच्छा कौन कौन से लीगल इश्यूज आते हैं असेसमेंट के, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो इसमें सब चीज़ें लिखी हुई, पास पेपर में क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं, हमने ये करनी है। देन आपका पर्सनालिटी का भी एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लास्ट 2 ईयर से मैं एक पैटर्न देख रही हूँ, उसमें ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेस्ट को पूछा गया है। अब ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है पर्सनालिटी के बेसिकली होते हैं। उसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट में आप डिफरेंट आपने टेस्ट के नाम सुने होंगे, जिसमें रोरशार्क एंड TAT, दैट स्टैंड्स फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और भी बहुत सारे हैं, RISB है। तो ये सारे टेस्ट मैं आपको करवाऊंगी, इनके डिफरेंसेस भी करवाऊंगी, इनके प्रॉस एंड कॉन्स भी करवाऊंगी। तो ये आपका टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा और आपको इससे ज़्यादा डिटेल मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एथिक्स जो हैं वो आपने हमेशा असेसमेंट के करने ही होते हैं, वो हमारे पिछले टॉपिक में कवर हो जाएंगे, और पर्सनालिटी के मैं आपको अलग से भी करवाऊंगी। देन हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपका ज़्यादातर जो आता है वो EQ IQ का डिफरेंस आपको बेसिकली पता होना चाहिए। एंड यू पीपल आर गोइंग टू बी ए CSP ऑफिसर, तो आपको CSP ऑफिसर में अच्छा उसमें IQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या EQ, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, अच्छा क्या ज़रूरी है। फिर थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस और कौन से असेसमेंट टूल्स होते हैं। आपने एक चीज़ देखी है, एक रिपीटेड पैटर्न है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी थेरीज और उसके असेसमेंट टूल्स आपको पता होने चाहिए, जिसमें पर्सनालिटी भी है, इंटेलिजेंस भी है, और डिफरेंट और डिसऑर्डर्स भी हम पढ़ेंगे। तो आप ये चीज़ें अगर पढ़ लेते हैं तो ना तो थेरीज चेंज होनी है, ना ही उनके असेसमेंट टूल्स चेंज होने हैं, तो आपको उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, जो चीज़ है वो वैसी ही रहेगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है। फिर सोशल इन्फ्लुएंस, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है लाजमी। इसमें आपके जो पास पेपर में चीज़ें पूछेंगी उसमें प्रेजुडिस है, ग्रुप नॉर्म्स हैं, सोशल फैसिलिटेशन, सोशलाइजेशन, स्टीरियोटाइप्स, और वो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो सोशल हार्मनी में कैसे इंपॉर्टेंट हैं, और फिर एट्रीब्यूशन की थेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल लॉफिंग, ये एरियाज जो हैं ये पास पेपर्स में पूछे गए हैं और हम इन्हीं को कवर करेंगे। बाकी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है कवर करने की, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मैंने देखा है कि जब ये 200 मार्क्स का था तब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। जब ये 2016 के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, उनका ज़्यादा फोकस पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सोशल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, इन पर ज़्यादा फोकस हो गया है। वो थोड़े काफ़ी अरसे से ना इस चीज़ को थोड़ा मिस किया हुआ है, बट हम इन टॉपिक्स को कवर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। मैं जब आपको ये पढ़ाऊंगी तो पहले मैं आपको एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बताऊंगी कि व्हाट इज़ एबनॉर्मल, व्हाट इज़ एबनॉर्मेलिटी, और कौन सी। फिर उसके बाद आपके पास 2 तरह के डिसऑर्डर आते हैं जिनमें साइकोसिस और न्यूरोसिस से रिलेटेड होते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको करवाऊंगी। देन मेजर डिसऑर्डर्स जो आपने करने, अब आपने सारे डिसऑर्डर्स नहीं करने, फिर इसमें आपके मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका डिप्रेशन भी आ जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वो करेंगे हम। 2019 के पेपर 2020 के पेपर में मेरा ख्याल है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स से पूछा हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया एंड इट्स टाइप। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हम पर्सनालिटी वाले जो टॉपिक होगा ना उसमें ही कवर कर चुके होंगे, तो इसमें आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी। देन साइकोलॉजिकल थेरीज, जो वो ऑब्वियसली आपने स्कूल ऑफ थॉट्स किए होंगे, उनको आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एंड दैट्स इट। देन एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, तो हमने बेसिकली क्या करना था, कॉजेज़ पढ़नी है, उसकी प्रिवेंशन में बेसिकली मैनेजमेंट। अगर प्रिवेंशन का वर्ड आ जाए, ट्रीटमेंट का वर्ड आ जाए, मैनेजमेंट का वर्ड आ जाए, तो ऑलमोस्ट आपने सेम ही चीज़ लिखनी है। आपने सिर्फ वर्ड
अलग होने पर परेशान नहीं हो जाना। और इसमें कुछ थेरीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, बीटी भी बोलते हैं इसको, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको सीबीटी भी बोलते हैं, और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको REBT भी करते हैं। और इन दोनों का CBT एंड REBT का डिफरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में मैंने इसको देखा है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। देन ह्यूमनिस्टिक थेरेपी बहुत सिंपल सी है, और इनके मेरिट्स क्या हैं, इन थेरेपीज़ एंड डीमेरिट्स के, वो हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। देन आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आ जाता है, जिसमें आपने दो चीज़ें करनी है, जॉब सेटिस्फेक्शन और उसके बाद लीडरशिप स्टाइल, और एक चीज़ और ऐड कर लें जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग आ जाती है, वो आपका लीडरशिप स्टाइल में ही हम टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका हेल्थ साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है, इसके अलावा कोई और चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन फोरेंसिक में जो है वो पास पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी, और जो है आपके जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी जो आपके क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगी फोरेंसिक के एरिया को अगर आप कवर कर लेते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ में आपको बता दिए, हमने पास पेपर्स का एनालिसिस कर लिया है। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को जो हमने पास पेपर का एनालिसिस निकाला है वो सिर्फ हम एरियाज़ कवर करेंगे, तो हमारा जो है वो 100% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं वो हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट होगा, वो उसमें हम नेचर, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और ट्रेंड्स क्या हैं साइकोलॉजी के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।